बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 मार्च पाकिस्तान में बुध की सुबह और आज से मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 95। आज फिर खबरें कुछ ज्यादा हैं, इसलिए पेस थोड़ी तेज रहेगी। सीधा चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान, जहां से बहुत ही खौफनाक खबरें आ रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अब नारे लगे हैं और वो सीधे नारे लगे हैं, आसिम मुनीर मुर्दाबाद। परसों ही मैंने आपको मुर्दाबाद की अंग्रेजी ट्रांसलेशन बताई थी कि कितनी खौफनाक ट्रांसलेशन है। जब आप कहते हैं डेथ टू, जिसको भी मुर्दाबाद कहते हैं, आप उसकी मौत मांग रहे होते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अब मुजाहिरीन ने नारे लगाए हैं। यह सब कुछ क्यों हुआ है? यह इसलिए हुआ है कि वहां पर फौजी एहलकारों की फायरिंग से मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली 13 लोगों का कत्ल हुआ है। 13 लोग वहां पर शहीद हुए, जिनमें 6 मासूम बच्चे भी थे। उसके बाद मुजाहिरीन ने इश्ताल में आकर जो ब्रिगेड कमांडर है उसके घर को तो जलाया ही था। अब कल की तला यह है कि एपीएस स्कूल, जो आर्मी पब्लिक स्कूल है, उसको भी लोगों ने कल आग लगा दी। वहां पर कर्फ्यू लगाया हुआ था, लेकिन जब इन 13 अफराद के जनाजे उठे, जिनमें 6 मासूम बच्चे भी थे, तो लोगों को कर्फ्यू भूल गया और लोग फिर इश्ताल में आए, जिसकी वजह से वहां पर नारे लगे। एक दफा जरा ये नारे सुनिएगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसका डर और किसका खौफ है? मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम अपने इन जज्बात के साथ। सुन लिए आपने। आपको अब वहां पर क्या टेम्परेचर है, वहां पर क्या सूरत हाल है, उसका अंदाजा हुआ होगा। मैंने परसों ही आपको बताया था कि हम कई दफा कैजुअली मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन ये जो मुर्दाबाद का नारा जब अंग्रेजी जुबान में ट्रांसलेट होता है और इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट होता है, जैसा कि ये वाली खबर रिपोर्ट हो रही है, तो इसमें आसिम मुनीर का नाम लेके साथ ये लिखा जा रहा है कि पाकिस्तानी पब्लिक उनकी डेथ मांग रहे हैं। ये बहुत ही एक, आप ये कहिए कि आसिम मुनीर और उनके साथी जर्नल्स के लिए बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। और उसकी वजह यह है कि हर जगह पंगा ले रहे हैं, हर जगह ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। आपको कल ही हमने एक डाटा दिखाया था, जो कि ऑल्दो अब पुराना है, क्योंकि अब ईरान के अंदर कोई तकरीबन 700 या 750 अफराद के जो है वो जाँ बहक होने के, शहीद होने के नंबर्स जो हैं वो आ चुके हैं। उस वक्त तक नंबर थोड़े थे। अभी ईरान का डाटा तो अपडेट हो जाएगा, लेकिन इस वक्त भी आपके लिए हैरानी की बात होगी कि सबसे ज्यादा लोग जो जाँ बहक हुए हैं वो तो ईरान में, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, तीसरे नंबर पर इजराइल है और चौथे नंबर पर फिर यूएई या दूसरे ममालिक या अमेरिका है, वो चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान इस जंग में भी नहीं है, फिर भी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा अमवात पाकिस्तान में हुई हैं, क्योंकि खुली फायरिंग की गई है, खुला ताकत का इस्तेमाल किया गया है। और यह पहली बार नहीं है। मुरीद के में हुआ, उसके बाद 26 नवंबर को डी चौक में हुआ, कश्मीर में हुआ। जहां जहां ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पर मुजाहिरीन होते हैं, इस एडमिनिस्ट्रेशन के, इस रजीम के मुंह को खून लग गया है, ये ओपन फायर खोल देते हैं। ये बहुत ही खतरनाक किस्म की सूरत हाल है और गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ही कशीदा हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये सब कुछ या ये हालात यहां तक कैसे पहुंचे, आगे ब्लूमबर्ग की 2 रिपोर्ट्स आपके सामने रखते हैं। ब्लूमबर्ग लिखता है कि पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं वो फेस कर रहे हैं फॉल आउट, जो उनकी गलत पॉलिसी थी अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के तालिबान के साथ जो उनकी गलत पॉलिसीज थी, उसका अब उन पर फॉल आउट आ रहा है। उसकी अब उनको नाकामी फेस करनी पड़ रही है या उनके लिए हालात खराब हो रहे हैं। वो अब पहले की पॉलिसी गलत थी या आज की या दोनों, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन बहरहाल जिस तरह के हम पंगे लेते हैं, पॉलिसीज तो हमारी गलत हैं, जिसकी वजह से अब हम यहां तक पहुंच रहे हैं। मजीद ब्लूमबर्ग एक और स्टोरी के अंदर लिखता है कि पाकिस्तान इज इन नो हरी टू एंड इट्स मिलिट्री ऑपरेशन इन अफगानिस्तान। और उनको एक सीनियर फौजी एहलकार या ऑफिसर ने बताया ब्लूमबर्ग को कि हमें कोई जल्दी नहीं है, हम अफगानिस्तान की जंग जो है वो लंबा लड़ना चाहते हैं और लंबी जंग लड़ेंगे, वहां पर हम अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। इससे जो ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटजी है आसिम मुनीर और उनके साथी जनरल्स की, उसकी आपको समझ आ रही होगी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैंने लंबी जंग लड़नी है, और अब आगे से ईरान भी कह रहा है कि हमने लंबी जंग लड़नी है। और यहां पर अफगानिस्तान का मैटर याद रखिएगा, उन्होंने तो हमेशा लंबी जंग लड़ी है। तो ये आसिम मुनीर और साथियों ने पाकिस्तान को किस जंग में लाकर फंसा दिया है, जिसके बारे में ये खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम लंबी जंग लड़ने वाले हैं, हम अभी वहां पर अपना ऑपरेशन बंद नहीं करने जा रहे। यही नहीं, आगे चलते हैं। एक इजराइल वॉर रूम, ये उनका ऑफिशियल अकाउंट है, सरकारी अकाउंट है इसराइल का, क्योंकि ये गोल्डन टिक है ट्विटर के ऊपर, जो अमूमी तौर पर सरकारी एजेंसीज और सरकारी अकाउंट्स के ऊपर होता है। वो लिखते हैं कि हमने कभी ये सोचा भी नहीं था। ये इजराइल वॉर रूम, जो उनका वॉर रूम या आप ये कहिए कि एक सरकारी किस्म का अकाउंट है, वो कहता है कि हमने कभी इस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी नहीं सोची थी कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान, यूएई, हम सब मिलकर इसराइल के साथ एक तरफ खड़े होकर ईरान के साथ जंग लड़ रहे होंगे। ये वैसे बात तो ठीक है, ये तो दुनिया में किसी ने भी नहीं सोचा था। ये इसराइली वॉर रूम तो अब इनकी लुंगी खोल रहा है, बल्कि लुंगी उठा रहा है
और खुलेआम बता रहा है, ये आपको हम उनका ट्वीट दिखा रहे हैं, खुलेआम बता रहे हैं कि ये कभी उन्होंने इमेजिन ही नहीं किया था कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, यूएई वगैरह सारे इजराइल के साथ एक तरफ खड़े होंगे और ईरान के खिलाफ लड़ रहे होंगे, इसराइल की जंग लड़ रहे होंगे, जबकि यूरोपियन कंट्रीज लाइक स्पेन, यूके और अब फ्रांस भी जो हैं वो बाहर बैठे होंगे, मतलब उस जंग में शामिल नहीं होंगे। ये वो एक ऐसा कड़वा सच बता रहे हैं या भयानक सच रख रहा है इजराइल वॉर रूम, जिसको हम झुटला तो नहीं सकते, शर्मिंदा जरूर हो सकते हैं इस सारे काम के ऊपर। उसके बाद पाकिस्तान कहता है कि उन्होंने ईरान को नोटिफाई कर दिया है कि अगर आपने सऊदी अरब के ऊपर हमला किया, ये हसन नामी जर्नलिस्ट हैं वॉशिंगटन डीसी से, वो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ईरान को नोटिफाई कर दिया, दूसरे लफ्जों में वार्निंग दे दिया कि अगर आपने सऊदी अरब के ऊपर कोई अटैक किया तो हमारा क्योंकि मुआहदा हुआ है सऊदी अरब पर, तो फिर हमें भी आप पर अटैक करना पड़ेगा। ये लफ्ज उन्होंने नहीं लिखे, लेकिन मतलब यही है कि पाकिस्तान ने ईरान को वार्निंग दी है कि अगर आपने सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया तो फिर एक किस्म का हम पर ही अटैक है, मतलब कि फिर इधर से भी गौरी और पता नहीं क्या कुछ चल सकता है। तो जब ईरान नबरदज़मा है अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ और आधे से ज्यादा या तकरीबन पूरे ही मिडिल ईस्ट के साथ, तो उस वक्त पाकिस्तान ने भी अपनी वार्निंग जो है वो भेजी है। इंटरनेशनल मीडिया अब ये रिपोर्ट कर रहा है और बता रहा है कि इसहाक डार जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपके सामने यूएई और सऊदी अरब से रिलेटेड कुछ खबरें क्विकली रखते हैं। आपको ये तो पता है कि सऊदी अरब के अंदर जो अमेरिका की एम्बेसी थी उसको ईरान पहले ही टारगेट कर चुका है। अब खबरें आ रही हैं कि दुबई के अंदर, जी हां, यूएई के अंदर, अबू धाबी के अंदर तो अमेरिकी एम्बेसी है, लेकिन दुबई के अंदर कॉन्सुलेट है। तो दुबई के अंदर जो कॉन्सुलेट है अमेरिका का, उसको अब ईरान ने टारगेट किया है और वहां से भी आग के शोले निकलते हुए नजर आ रहे हैं। दुबई पहले ही बहुत सारा अंडर अटैक है, आगे चल के आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा बुरा हाल ईरान के बाद दुबई का है, मेन यूएई का और पूरे यूएई का कहिए या स्पेसिफिकली दुबई का कहिए। ईरान पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं, उसके बाद किसी को नुकसान हुआ है सबसे ज्यादा तो यूएई को, क्योंकि ईरान ने 1000 से ज्यादा हमले यूएई पर कर दिए हैं। और ये कोई और नहीं कह रहा, ये यूएई की गवर्नमेंट कह रही है और वो ये कह रहे हैं कि हम पर ये जो हमले हैं, ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, जीसीसी बाकी कंट्रीज हैं, कतर है, कुवैत है, सऊदी अरब है, बहरीन है, इन सब पर होने वाले हमलों को अगर मिला भी लिया जाए तो फिर भी हम पर कई गुना ज्यादा हमले ईरान ने किए हैं। इससे ये लगता है कि यूएई की पॉलिसी से ईरान सबसे ज्यादा नाला है, या ईरान ये समझता है कि उनको सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो यूएई ने पहुंचाया है, इसलिए ईरान ने सबसे ज्यादा हमले उन पर किए हैं। तो एक तरफ तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो अमेरिकी कॉन्सुलेट है दुबई के अंदर, उस पर हमला हुआ है, उसके साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि जो दुबई है उसके डिफरेंट होटल्स के ऊपर जो टारगेट हुए हैं, और ये होटल्स पर ईरान इसलिए टारगेट कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू ईरान जो फौजी अड्डे थे, बेसिस थी, उनसे अमेरिकी फौजी निकलकर होटल्स में शिफ्ट हो गए और इसलिए अब वो होटल्स के ऊपर वो हमले कर रहे हैं। अब ये आपको फुटेज दिखाते हैं जिसमें ये नजर आ रहा है कि बहुत ही जो एक्सपेंसिव लग्जूरियस किस्म के होटल्स हैं, वहां पर ठहरे हुए गेस्ट जो हैं उन्होंने पार्किंग लॉट्स के अंदर उन्हें मैट्रेस फेंककर वहां सुलाया गया। धुआं था, आग थी, ये वो तमाम गेस्ट जो हैं वो बता रहे हैं। साथ बाकायदा जो रिपोर्ट कर रहे थे जर्नलिस्ट, वो ये कह रहे थे कि लोग लिटरली अपने अर्मेस और शनैल और महंगे ब्रांड्स के बैग पकड़कर भाग रहे थे। मतलब बाकी सब कुछ तो उन्होंने कमरों में छोड़ दिया, लेकिन खवातीन को अपने बैग नहीं भूले, महंगे बैग पकड़कर वो नीचे शेल्टर हाउसेस जो भी बनाए गए पार्किंग में, वहां भाग रहे थे पनाह लेने के लिए। इसलिए अगर आप आने वाले दिनों में इस रीजन का दौरा करने का सोचते हैं तो मेरा मशवरा यही है कि जिन लोगों के पास बहुत महंगे बैग या घड़ियां हैं वो घर पर ही छोड़ के जाएं, क्योंकि फिर वहां एक अलग वक्त होगा। एक तो आपने अपने आप को संभालना है, उसके साथ साथ आपने अपने महंगे बैग जो हैं वो भी संभालने। और ये अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि ये सब कुछ दुबई के अंदर हुआ है। उसके साथ साथ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, चैनल 9 रिपोर्ट कर रहा है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और हुकर्स हैं, हुकर्स क्या होती हैं बच्चे भी देख रहे होंगे, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। तो जो हुकर्स हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं वो फंस गए दुबई के अंदर। उनको $500 एक दिन की कमाई थी, लेकिन अब सब कुछ तितर बितर हो गया है, दुबई खाली हो गया है। टूरिस्ट वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, 10-10 घंटे लोग गाड़ी चलाकर किसी ऐसे एयरपोर्ट पर जा रहे हैं जहां से वो फ्लाइट लेकर निकल सकें। 3000 लोगों को पिछले चंद घंटों में, ऐसे अमरीकी हैं 3000 के करीब, और कुछ नंबर्स हैं कि 7000, जिन्हें मुख्तलिफ एयरपोर्ट से अमरीकी गवर्नमेंट ने बाहर निकाला है। 300 अमरीकी ऐसे हैं जिन्हें इसराइल से निकाला गया है। बाकी जो मिडिल ईस्ट के अंदर बाकी अमरीकी थे, ये तकरीबन 7000 का कई लोग कह रहे हैं नंबर है और कई कह रहे हैं 3000 का, उनको स्पेशल फ्लाइट से पिछले चंद घंटों में या पिछले 1-1.5 दिन में वहां से निकाला गया है।
और इससे पहले क्योंकि कोई इंतजाम नहीं किया गया था, आखिर पर जब ईरान ने इस तरीके से रिटेलिएट किया, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो उसके बाद हाथ पांव फूले और अपने शहरियों को ये कहा गया कि आप यहां से निकलें, जैसे भी निकलें। कुछ की अरेंजमेंट अमेरिकी हुकूमत ने किया और कुछ ने जो अफोर्ड करते थे उन्होंने खुद से चार्टर प्लेन्स और दूसरे मामला करके वहां से निकलने की बात जो है वो की है। आगे चलते हैं। अब अगर बात सऊदी अरेबिया की करें तो जो ईरान है उसने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया है कि हमने अरामको के ऊपर कोई मिसाइल नहीं मारा ऑयल फैसिलिटी पर। रायन ग्रिम ये कहते हैं कि जिस दिन सऊदी अरब को ये पता चल गया कि वो मिसाइल असल में ईरान से नहीं इसराइल से आया था, तो खित्ते के अंदर जो अमन की सूरत हाल है वो अगली कई नस्लों तक खराब होगी या उस पर गहरे असरात होंगे। रायन ग्रिम ड्रॉप साइट के लिए लिखते हैं, अमरीकी मोतबर जर्नलिस्ट हैं। क्योंकि जो ईरान है उसने डिनाई कर दिया है कि ना ही उन्होंने ओमान के ऊपर को हमला किया है और ना ही उन्होंने जो ऑयल फैसिलिटी सऊदी अरब की है उसके ऊपर हमला किया है। लेकिन एक और बहुत ही बड़ी मेगा स्टोरी है सऊदी अरब से, और वो ये है कि CIA का एक खुफिया सेंटर जो रियाद सऊदी अरब में था, खुफिया का मतलब ये कि आम लोगों को नहीं पता था कि वो CIA का सेंटर है, वहां पर हमला हुआ है ईरान की तरफ से। और ईरान जो है उसने सक्सेसफुली ना सिर्फ उसे टारगेट किया बल्कि उसे हिट किया है। ये अभी तक की सबसे बड़ी कामयाबी कही जा रही है ईरान की। इसमें दो बड़ी कामयाबियां हैं। एक तो ये कि उनके पास सॉलिड इंटेलिजेंस थी और दूसरा उनकी एबिलिटी के रियाद में उन्होंने CIA के इस सेंटर को हिट किया है। इससे पहले जो इससे बड़ी आप ये कहिए या इसकी तरह की एक इनकी और कैपेबिलिटी कह लीजिए या सक्सेस थी ईरान की, वो जब बहरीन में उन्होंने एक ऐसे होटल को हिट किया जहां पर US फोर्सेस के लोग थे। और बाद में रॉयटर्स और न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े जो जरीदे हैं वो ये बता रहे हैं कि वाकई वहां पर लोग थे और वो जख्मी भी हुए US फोर्सेस के और उन्हें वहां से इवैक्यूएट किया गया। तो ये बताता है कि बहरीन के अंदर, सऊदी अरब के अंदर ग्राउंड के ऊपर ईरान के पास वाकई तगड़ी इंटेलिजेंस है। अब जरा चलते हैं जो नुकसानात ईरान के अंदर हुए हैं इसराइल और US की स्ट्राइक्स के पिछले चंद घंटों में, या पिछले आप ये कहिए कि 24 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक तो अल जजीरा का जो इन्वेस्टिगेटिव विंग है उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन से एक रिपोर्ट फाइल की है, अल जजीरा पर शेयर की है, जिसमें वो ये कहते हैं कि स्कूल जिस पर छोटी बच्चियों के स्कूल पर हमला हुआ था, जिसमें 168 और अल जजीरा लिख रहा है अब 165 स्कूल गर्ल्स, ये 7 साल से 12 साल की नन्ही छोटी परियां थीं जिनको टारगेट किया गया, जिनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया वहां पर। कल उनके जनाजे के मनाजर हमने आपको दिखाए थे। आज मजीद फुटेज सामने आई है जहां पर उनकी माएं उनके बैग्स, उनकी यूनिफॉर्म्स पकड़कर मातम कर रही हैं, रो रही हैं, पूरी दुनिया से सवाल पूछ रही हैं कि इन मासूम बच्चियों का क्या कसूर था। अल जजीरा अब अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि अल जजीरा को यह लगता है, यह अल जजीरा की रिपोर्ट यह साबित करती है कि जो बच्चियों का स्कूल था ये किसी बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, ये एक अलग थलग बिल्डिंग थी। और आपको हमने पहले बताया कि जिस तरह के मिसाइल इसराइल यूज कर रहा है, जैसे ब्लैक स्पैरो, ब्लू स्पैरो, सिल्वर स्पैरो, जो 2000 किलोमीटर दूर से एक डाइनिंग टेबल मेज तक को हिट कर सकता है, मतलब 3 मीटर के अंदर उसकी एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है। तो अब अल जजीरा सवाल पूछ रहा है कि लग रहा है कि ये डेलिब्रेट, ये जानबूझकर बच्चियों के स्कूल को टारगेट किया गया है, ये ऐसा नहीं हुआ कि गलती से हुआ है। ये अल जजीरा की अब तक की फाइंडिंग है।